हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जनरल साइंस बायोलॉजी सीरीज चैप्टर नंबर 11 और वो है जेनेटिक मटेरियल या आनुवांशिक पदार्थ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ कि आनुवांशिक या आनुवांशिकता क्या है। जैसे आप लोगों ने आम बोलचाल भाषा में ये सुना होगा कि ये बच्चा तो बिल्कुल अपने पिताजी पर गया है या इसकी नाक जो है वो अपने दादा से मिलती है। तो इस तरह की जो घटना है, मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का ट्रांसफर होना। गुण का मतलब क्या है कि जो मान लीजिए माता पिता में जो गुण है उनका अपनी संतान में ट्रांसफर होना, ये कहलाता है आनुवांशिकता। और इसके पीछे जो मटेरियल है, इस गुणों को ट्रांसफर करने में जो मटेरियल रेस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है, उसको बोलते हैं आनुवांशिक पदार्थ। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जो कोशिकाएं पढ़ रहे थे वो कोशिकाएं दो प्रकार की थी, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका वो थी जिसमें केंद्रक विकसित नहीं था, न्यूक्लियस डेवलप्ड नहीं था। और यूकैरियोटिक कोशिका वो थी जिसमें केंद्रक पूर्ण विकसित है, केंद्रक है, केंद्रक झिल्ली है, केंद्रिका है, मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है, वो कोशिका द्रव्य में ही पड़ा हुआ है, वो साइटोप्लाज्म में ही पड़ा हुआ है। आनुवांशिक पदार्थ को मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। हम लोग डीएनए पढ़ते हैं, हमारे यहाँ एनिमल्स में जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। अब यही डीएनए आगे चल के फॉर्म ले लेता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम्स में ही पाए जाते हैं जीन्स। हम लोग यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उसको पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो आनुवांशिक पदार्थ है, मतलब जो डीएनए है, वो डीएनए कोशिका द्रव्य में ही डूबा रहता है, पड़ा रहता है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि वहां पर केंद्रक तो विकसित नहीं है। वहां पर जो डीएनए पड़ा रहता है उसको बोलते हैं क्रोमेटिन बॉडी या न्यूक्लियोइड। प्रोकैरियोटिक में जो आनुवांशिकता है वो ज़्यादा मायने नहीं रखती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर होता है बाइनरी फिजन, एमाइटोसिस। मतलब क्या होता है इसका कि जो बैक्टीरिया है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो अपने क्लोन पैदा करता है, अपने आइडेंटिकल क्लोन पैदा करता है। जैसे हम लोग एक अपनी कोई कॉपी लें और उसकी फोटोस्टेट करा लें, तो ये सब आइडेंटिकल है, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, इन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है माइटोसिस, मियोसिस, और ये लैंगिक प्रजनन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, इसीलिए यहाँ पर वेरिएशन पाया जाता है। तो हम लोग जो बोलचाल भाषा में यूज़ करते हैं कि इसकी शक्ल अपने दादा से मिलती है, हम लोग ये नहीं कहते कि ये तो बिल्कुल दादाजी जैसा है, क्योंकि हम लोग जो एनिमल्स हैं, जंतु वर्ग है, यहाँ पर आनुवांशिकता पाई जाती है। इसका मतलब ये है कि गुण का आदान प्रदान हुआ है, 100% माता पिता की फोटोकॉपी नहीं हुई है। तो इस आनुवांशिकता के लिए जो जिम्मेदार पदार्थ है उसको बोलेंगे आनुवांशिक पदार्थ। और जंतु में, एनिमल्स में, यह आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए, ठीक। अब डीएनए की सहायता के लिए ही कुछ और मटेरियल है, जैसे आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखता हूँ, डिस्कस करता हूँ। तो देखिए, आनुवांशिक पदार्थ को मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के लिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका को मैं छोटे से डायग्राम से बताता हूँ। मान लीजिए ये मेरे पास एक कोशिका है, ठीक है, ये उसकी आउटर कवरिंग है इस तरह से। ये जो कोशिका है इसमें केंद्रक नहीं है या केंद्रक विकसित नहीं है। तो जो भी आनुवांशिक पदार्थ है वो आनुवांशिक पदार्थ ऐसे ही जीव द्रव्य में पड़ा रहेगा। जीव द्रव्य में आनुवांशिक पदार्थ मतलब डीएनए। तो इसी को क्या बोल देंगे हम लोग? न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड या क्रोमेटिन बॉडी, या क्रोमेटिन बॉडी। देखिए फ्रेंड्स, एक पॉइंट और डिस्कस करता हूं मैं कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन हम लोग इसको सुपरफिशियल पढ़ेंगे। जिस तरह से केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट है, बायोलॉजी में ये जेनेटिक्स वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ता है, लेकिन हम लोग अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेलिंग यहाँ पर नहीं करेंगे। तो जीव द्रव्य में जो डीएनए पड़ा है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड या क्रोमेटिन बॉडी।
अब ये जो डीएनए है वो कुछ बैक्टीरियाज में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, कुछ बैक्टीरिया में कैसा डीएनए पाया जाएगा, जैसे यहाँ पे ये जो मैंने डीएनए बनाया है ये ऐसा रैंडम हेलिकल कुंडलित अवस्था में बनाया है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया में यही डीएनए सर्कुलर फॉर्म में पाया जाएगा, कुछ ऐसे सर्कुलर फॉर्म में, ऐसे मान लीजिए। तो इस सर्कुलर डीएनए को बोलते हैं प्लाज्मिड। सर्कुलर डीएनए को क्या, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ बैक्टीरिया में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। इसी प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है, आगे चल के पढ़ेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। चलिए, अच्छा, कुछ विषाणु में, वायरसेस में डीएनए नहीं पाया जाता, तो वहाँ पे आनुवांशिक पदार्थ क्या रहता है, आरएनए। मैंने आपको अभी डिस्कस किया था कि जो मेन आनुवांशिक या जेनेटिक मटेरियल है वो है डीएनए, और डीएनए की सहायता के लिए रहते हैं वहाँ पर आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन और क्रोमेटिन प्रोटीन्स। तो आनुवांशिक पदार्थ क्या है, बेसिकली मेन क्या है आनुवांशिक पदार्थ, डीएनए। लेकिन वायरसेस में क्या है उसका नाम, वायरस में जो आनुवांशिक मटेरियल है वो आरएनए है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे डीएनए और आरएनए के बारे में। हमारे लिए मेन जो जेनेटिक मटेरियल है, सबसे पहले लिखते हैं डीएनए। अब डीएनए की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं मार्क्स में, एग्जाम्स में, तो दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए यहां से हम लोग इसका कंपोजिशन पता कर सकते हैं, डीएनए का संगठन, कंपोजिशन। यहां पर क्वेश्चन बनते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसको डिस्कस करूंगा, और बहुत ज़्यादा डिटेल बायोलॉजी में हमको नहीं जाना है यहाँ पर। तो कंपोजिशन, संगठन की अगर मैं बात करूँ तो डीएनए में देखिए, एक तो मिलती है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर को बोलेंगे पेंटोज शर्करा। शर्करा मतलब कार्बोहाइड्रेट। हम लोग कार्बोहाइड्रेट वाला टॉपिक जब पढ़ रहे थे तो मैंने वहाँ पर पेंटोज शुगर में राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शुगर के एग्जाम्पल लिखे थे। तो ये जो पेंटोज शुगर है, मैं देखिए इसको ऐसी पेंटागन के अंदर लिख देता हूँ कि इसमें 5 कार्बन एटम है। इस शुगर में कितने कार्बन एटम है, 5 कार्बन एटम है, और इसमें 1 ऑक्सीजन की कमी है। मतलब क्या रहा कि पेंटोज शुगर में जितने ऑक्सीजन आते हैं उससे 1 कम ऑक्सीजन है, तभी तो इसको बोला है डीऑक्सी। जो हमारी पेंटोज शुगर है उसका नाम क्या है, राइबोज शुगर। उसमें से 1 ऑक्सीजन हटा दिया तो इसका नाम हो गया डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, पेंटोज शुगर प्रेजेंट है, और पेंटोज शुगर से ही जुड़ा रहता है नाइट्रोजीनस बेस। नाइट्रोजीनस बेस, और यहाँ एक एंड से जुड़ा रहता है फॉस्फोरिक अम्ल या फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक अम्ल। अब ये 3 चीजें आपको याद रखनी है कि डीएनए के संगठन में फॉस्फोरिक अम्ल है, पेंटोज शुगर है जिसका नाम डीऑक्सी राइबोज शुगर है, और नाइट्रोजीनस बेस है। यहीं पर समझ लीजिए, ये नाइट्रोजीनस बेस जो हैं इनके एग्जाम्पल बताता हूं। ये है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। और क्या है, यूरेसिल। अब एक चीज याद रखिए, नाइट्रोजीनस बेस हैं 5, लेकिन डीएनए में केवल 4% होते हैं। वो कौन कौन से हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। ये जो यूरेसिल है ये प्रेजेंट होता है आरएनए में, और किसकी जगह पर, थायमिन की जगह पर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स में कि डीएनए में जो नाइट्रोजीनस बेस हैं वो 4 हैं। कौन कौन से हैं, एडेनिन को A, ग्वानिन को G, साइटोसिन को C और थायमिन को T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो A, G, C, T, ये 4 प्रकार के नाइट्रोजीनस बेस पाए जाते हैं किसमें, डीएनए में। चलिए यहीं से आप थोड़ा सा और स्ट्रक्चर को समझते हैं कि पेंटोज शुगर और नाइट्रोजीनस बेस, मैं यहाँ लिखता हूँ पेंटोज शुगर और नाइट्रोजीनस बेस, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ नाइट्रोजन बेस।
इन दोनों स्ट्रक्चर को मिलाकर जो बनता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बना है कि नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोस शुगर को मिलाकर जो स्ट्रक्चर बनती है उसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। अगर इसमें फॉस्फोरिक अम्ल को जोड़ दिया जाता है, फॉस्फोरिक अम्ल को, फॉस्फोरिक एसिड को, फॉस्फोरिक एसिड, अब इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। तो देखिए ये जो न्यूक्लियोटाइड बना है ये डीएनए की स्ट्रक्चरल यूनिट है। डीएनए की स्ट्रक्चरल यूनिट, क्रियात्मक इकाई। हमसे पूछो जैसे डीएनए एक बहुलक है, जिस प्रकार से एक दीवार को बनाने के लिए कई सारी ईंट हम लोग बार बार लगाते हैं, ऐसे ही डीएनए जब बनता है तो उसमें उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड बार बार रिपीट होते हैं। अब एक पॉइंट और समझिए, नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोस शुगर के बीच में जो बॉन्ड बना है इसका नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बंध या बॉन्ड। और यहां जो बॉन्ड बना है इसका नाम है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक, तो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड सबसे छोटी इकाई है, तो हम लोग डीएनए को बोल सकते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए एक प्रकार का क्या है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब हम लोग आते हैं डीएनए की स्ट्रक्चर पर। ये तो संगठन पढ़ लिया, अब हम लोग आते हैं संरचना पर। स्ट्रक्चर क्या कहती है, देखिए इसकी स्ट्रक्चर को स्टडी किया था साइंटिस्ट थे वाटसन एंड क्रिक। इन्होंने जो स्ट्रक्चर निकाली वो स्ट्रक्चर ऐसे थी कि भाई डीएनए जो है वो एक कुंडलित स्ट्रक्चर है, एक हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें दो हेलिकल चलते हैं, तो हम लोग इसको बोलते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। किसने दी थी, वाटसन एंड क्रिक ने इसको दिया था स्ट्रक्चर को, उसके लिए नोबेल प्राइज मिल गया था। तो देखिए यहाँ पर जब हम लोग देखिए प्योर बायोलॉजी पढ़ते हैं, कोर बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो इसको भी हम लोग स्ट्रक्चर बना के पढ़ते हैं। पेंटोस शुगर की स्ट्रक्चर, फॉस्फोरिक, और फिर इनमें बॉन्ड कैसे बना, बॉन्ड बनने में कौन से एटम निकल गए, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो डीएनए का एक धागे जैसी जो स्ट्रक्चर, एक फीते जैसी जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही, हम लोग दो फीते पकड़ें ऐसे और उसको ऐसे ऐसे हिलाएं तो हम लोग देखेंगे कि फीते एक दूसरे में मिल जाते हैं, मतलब एक दूसरे के चारों लिपट जाते हैं। तो इसीलिए इसको बोला है डबल हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर। तो दो रिबन है यहाँ पर, एक रिबन को डिनोट करते हैं 3' और दूसरे रिबन को हम लोग 3' देखिए इस तरह से, ये 5' तो ये वाला होगा 5' और ये वाला होगा 3'। अच्छा, ये जो नाम दिए हैं 3', 5', ये यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से दिए गए हैं, नहीं पढ़ना हम लोगों को, बस इतना याद रखना है कि दो हेलिकल हैं डीएनए की स्ट्रक्चर में, एक को हम लोग डिनोट करते हैं 3' से 5' और एक को डिनोट करते हैं 5' से 3'। मतलब क्या हुआ कि एक जो रिबन है वो सीधा है और दूसरा जो रिबन है वो उल्टा है, ये एंटी पैरेलल हैं एक दूसरे के। और यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हमको जैसे ये एक लूप दिखाई दे रहा है, इस लूप में 10 न्यूक्लियोटाइड जुड़े रहते हैं। 10 न्यूक्लियोटाइड, मान लीजिए यहाँ पर A है तो दूसरे रिबन में यहाँ पर क्या होगा, T होगा। यहाँ पर अगर C है तो यहाँ पर क्या होगा, G होगा। यहाँ पर मान लीजिए G है तो यहाँ पर C होगा। इस तरह से मतलब क्या है, A जुड़ता है T के साथ और C जुड़ता है G के साथ। तो डीएनए एक डबल हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें लूप में 10 नाइट्रोजिनस बेस हैं। तो एक रिबन का नाइट्रोजिनस बेस उसी का ही करस्पॉन्डिंग दूसरा नाइट्रोजिनस बेस होगा दूसरे वाले रिबन पर, और इनके बीच में जो बॉन्ड पाए जाते हैं इनको बोलते हैं हाइड्रोजन बंध या हाइड्रोजन बॉन्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आगे चल के कि ये जो डीएनए है, हम लोग जानते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस है,
वहां पर डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ डीएनए पाया जाता है, और वहां पर जब कोशिका विभाजित होती है तो यही डीएनए हिस्टोन प्रोटीन मतलब कंप्रेस होकर, एकदम छोटे होकर क्रोमोसोम का रूप ले लेते हैं। तो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा है डीएनए के बारे में, इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा हम लोग कंपोजिशन में नहीं पढ़ेंगे। अब हम लोग आते हैं आरएनए में। तो देखो यहीं पर मैं क्लियर करता हूँ, आरएनए की फुल फॉर्म है, देखो डीऑक्सी हटा दीजिए तो ये बन गया राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए। उसके कंपोजिशन में डीऑक्सी राइबोस शुगर की जगह केवल क्या होगी, राइबोस शुगर, क्योंकि पेंटोस शुगर में जितने ऑक्सीजन चाहिए उतने राइबोस शुगर में प्रेजेंट हैं। डीऑक्सी राइबोस का मतलब एक ऑक्सीजन की कमी, राइबोस का मतलब कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है। यही नाइट्रोजिनस बेस और यही फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होते हैं आरएनए में। और आरएनए की भी जो सबसे छोटी स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड। तो आरएनए को भी क्या बोल सकते हैं हम लोग, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब मेन अंतर जो है उसको समझिए कि आरएनए में जो नाइट्रोजिनस बेस है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, थायमिन नहीं होता है। डीएनए में 4 हैं, ए जी सी टी, आरएनए में भी 4 हैं, ए जी सी यू, वहां पे थायमिन की जगह प्रेजेंट होता है यूरेसिल। ठीक है, तो अगर मैं आरएनए को यहां पर पढ़ता हूं तो आरएनए की जो स्ट्रक्चर है वो सिंगल हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर है। ये 3' है तो ये वाला 5' है। जरूरी नहीं है ये 5' हो सकता है, ये 3' हो सकता है। यहाँ पर भी वही सेम स्ट्रक्चर होगी। यहाँ पर ए प्रेजेंट है, जी प्रेजेंट है, सी प्रेजेंट है और यू प्रेजेंट है। यू मतलब यूरेसिल। तो यहाँ पे ए किसके साथ जुड़ रहा था डीएनए में, टी के साथ, यहाँ जुड़ेगा यू के साथ, और सी तो जुड़ रहा था जी के साथ तो वो यहाँ भी जुड़ेगा। हम लोगों को क्या याद रखना है कि डीएनए में 4 नाइट्रोजिनस बेस हैं, ए जी सी टी। आरएनए में भी 4 नाइट्रोजिनस बेस हैं, ए जी सी यू। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे ज़्यादा। चलिए, तो जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, और उसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन पाए जा रहे हैं, क्रोमेटिन प्रोटीन पाए जा रहे हैं, ये मिलकर बनाते हैं क्रोमोसोम्स। और यही क्रोमोसोम्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का ट्रांसफर करते हैं। हम लोग जानते हैं मानव के अंदर कुल 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, मतलब 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो जब कोई कोशिका विभाजित होती है तो यही क्रोमोसोम्स, जैसे कोशिका विभाजित में हमने पढ़ा था चैप्टर में कि कोशिका विभाजन से पहले कोशिका का एक रेस्टिंग फेज आता है, इंटरफेज जिसको बोलते हैं। उस इंटरफेज में कोशिका अपने आनुवांशिक पदार्थ को डबल कर लेती है, क्योंकि जब विभाजन होगा तो एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनेंगी, तो सभी मटेरियल दोनों कोशिकाओं में पहुंचना चाहिए। तो कोशिका क्या करती है कि पहले अपने सभी मटेरियल को डबल कर लेती है। तो जो क्रोमोसोम्स हैं वो साइज में बड़े हो जाते हैं, नंबर में तो उतने ही रहेंगे। मतलब एक कोशिका में 23 पेयर अगर क्रोमोसोम है तो उतने ही रहेंगे। अब देखिए हम लोग आनुवांशिकता पढ़ रहे हैं, तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर बन जाते हैं क्रोमोसोम्स, और यही क्रोमोसोम्स फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का ट्रांसफर करते हैं। चलिए एक बार स्ट्रक्चर से मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारे पास कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका, और यूकैरियोटिक कोशिका में अंदर है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर है एक छोटी सी स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस, और यहाँ पड़ा रहता है डीएनए। ये है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के साथ में हिस्टोन प्रोटीन, क्रोमेटिन प्रोटीन, और यही आपस में कंडेंस होकर क्या बना देते हैं, क्रोमोसोम्स। और हमारे मानव के अंदर कितने क्रोमोसोम हैं, 23 जोड़े क्रोमोसोम्स हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम्स हैं। चलिए अब देखिए, ये जो हम लोग जानते हैं कि किसी भी कोशिका में जो केंद्रक है वो एक मैनेजर का काम करता है, एक क्रिएटर का काम करता है, पूरी सेल को कंट्रोल करने का काम करता है। एक पॉइंट और बता दूंगा आपको, यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए पाया जाता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के अंदर कोशिका की संज्ञा दी जाती है, सेल विद इन सेल की
उसको जो है टर्म दिया जाता है, किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। चलिए अब देखिए, जब ये कोशिका विभाजित होगी तो यही डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन और क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्या बना देते हैं? क्रोमोसोम्स बना देते हैं। क्रोमोसोम क्या है बेसिकली? कि डीएनए की कंप्रेस्ड फॉर्म है, और डीएनए की कंप्रेस्ड फॉर्म हिस्टोन प्रोटीन के साथ कुछ ऐसे दिखाई देगी। देखो अभी तो डीएनए जो है ऐसे ही पड़ा हुआ है रेस्टिंग फेज में, कुछ ऐसे बन जाएगा, देखिए बहुत कंडेंस हो जाएगा, और क्रोमोसोम्स कुछ ऐसा रूप ले लेता है, कुछ ऐसा, इसको बोल देते हैं क्रोमोसोम्स। तो बेसिकली क्रोमोसोम किससे मिलकर बना हुआ है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। और यहाँ पर क्रोमोसोम्स के कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो प्रॉपर किसी गुण को दिखाते हैं, किसी गुण को रिप्रेजेंट करते हैं, उस भाग को बोलते हैं जीन। उस भाग को क्या बोलते हैं? जीन। जैसे हमारे शरीर में हमारी समझ लीजिए कि नाक की क्या शेप रहने वाली है, नोज की, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो क्रोमोसोम का जो सेक्शन होगा उसी को बोल देंगे जीन। तो क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन पाए जाते हैं, या मैं क्या बोल सकता हूँ कि जीन डीएनए से मिलकर बने हैं। डीएनए कंप्रेस होकर क्रोमोसोम्स बनाता है, इसका मतलब क्रोमोसोम है क्या है? बेसिकली डीएनए है। और डीएनए में क्या है? डीएनए में नाइट्रोजीनस बेस है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये जो नाइट्रोजीनस बेस का जो सीक्वेंस है, ये नाइट्रोजीनस बेस का सीक्वेंस ही बनता है जीन। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। नाइट्रोजीनस बेस कितने हैं हमारे पास? ए, जी, सी और टी। ये नाइट्रोजीनस बेस हैं डीएनए के अंदर। अब समझिए एक चीज कि हमारे अंदर जितनी भी स्ट्रक्चर बन रही है वो सब प्रोटीन है, या स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में जो भी मटेरियल लग रहा है, जो एंजाइम्स लग रहे हैं, वो प्रोटीन है। तो प्रोटीन को बनाने के लिए क्या चाहिए? अमीनो एसिड्स। और हमारी बॉडी में कितने प्रकार के अमीनो एसिड लगे हुए हैं? 20 प्रकार के अमीनो एसिड हैं। 20 अमीनो एसिड्स हैं, जिसमें से 10 असेंशियल है और 10 नॉन असेंशियल है। तो ये जो इनके कोड हैं, इनके कोड, नाइट्रोजीनस बेस का कोड जो है, मैं सीधे बताता हूं कि नाइट्रोजीनस बेस का ट्रिपलेट कोड हम लोग पढ़ते हैं। ट्रिपलेट कोड मतलब कैसे? मान लीजिए कि यू और यू, लगातार 3 यू अगर प्रेजेंट है, हम लोग नाइट्रोजीनस बेस के सीक्वेंस को ट्रिपलेट मान के चलते हैं, ट्रिपलेट कोड मान के चलते हैं। और मान लीजिए कि ये जो लगातार यू 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 इस तरह का सीक्वेंस हमको मिला है क्रोमोसोम्स पर, तो हम लोग, ये पाया गया स्टडी में कि ये जो है फिनाइल एलेनाइन अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। फिनाइल एलेनाइन, ऐसे ही देखा गया कि AUG ये जो कोड है ये मिथियोनिन अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। तो हमको याद रखना है, क्रोमोसोम्स डीएनए की कंप्रेस फॉर्म है। डीएनए मतलब नाइट्रोजीनस बेस, नाइट्रोजीनस बेस के जो ट्रिपलेट कोड है वो जीन बनता है। और ट्रिपलेट कोड जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल से आपको बताया है। चलिए अब ये जब प्रोसेस होती है तो उसमें हमारे पास जो डीएनए है, इस डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है, इस डीएनए के पास सूचनाएं हैं। तो ये क्या करता है? डीएनए के पहले अपनी फोटोकॉपी कर लेता है। जैसे हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जब होते हैं तो हम लोग सबसे पहले उसकी फोटोस्टेट करा लेते हैं। तो डीएनए एक इंपॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल है, तो डीएनए अपनी फोटोस्टेट करा लेता है, डीएनए अपनी फोटोकॉपी करा लेता है, सबसे पहला स्टेप। तो डीएनए की फोटोस्टेट को क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए डुप्लीकेशन, नाम से ही पता चल रहा है, डुप्लीकेशन। इसमें क्या होगा कि डीएनए अपने आप को ही रेप्लिकेट कर देगा, किसकी हेल्प से? डीएनए पॉलीमरेज, एक एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए का अमाउंट, डीएनए का जिसके पास इंफॉर्मेशन है उसका की क्या हो गया? उसकी फोटोस्टेट हो गई है, ठीक है। अब क्या होगा कि यहां पर एक प्रोसेस होगी जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, इसको बोलते हैं अनुलेखन। अभी मैं सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ। देखो डिटेल हमको नहीं पढ़नी है, हम लोगों को सुपरफिशियली थोड़ा सा लिंक करके इसको पढ़ना है। तो हमारे यूकैरियोटिक कोशिका, केंद्रक, केंद्रक के अंदर केंद्रिका, उसके अंदर डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, ये कंप्रेस होकर बनाते हैं क्रोमोसोम्स।
क्रोमोसोम्स का वो भाग जो किसी गुण को प्रेजेंट करता है वो बनता है जीन। तो जीन अल्टीमेटली क्या है, डीएनए है, और डीएनए किससे मिलकर बना है, नाइट्रोजिनस बेस से, और नाइट्रोजिनस बेस के सीक्वेंस को बोलते हैं कोड या कोडॉन, और इसमें 3 नाइट्रोजिनस बेस का सीक्वेंस हम लोग कंसीडर करते हैं, जैसे यू फिनाइल एलेनाइन है और ये मिथियोनिन है। चलिए, तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन है इसका मतलब क्या है, देखिए कि मेरे पास डीएनए है हेलिकल फॉर्म में इस तरह से, तो यहाँ पर इसके पास जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे मान लीजिए ये ए है, ये यू है, अच्छा डीएनए है तो डीएनए में तो थायमिन पाया जाएगा, मान लीजिए ए है, ये टी है और ये जी है, ऐसे मान लीजिए। तो सबसे पहले मुझे अगर इस सूचना को लेना है, डीएनए में जो सूचना है अगर उसको लेना है, तो मुझे सबसे पहले इसको सिंगल हेलिकल करना पड़ेगा, मतलब मुझे इन दोनों रिबन्स को अलग करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कोई ऐसा एंजाइम जो डीएनए को स्पेसिफिक पॉइंट से काट दे और इनको अलग कर दे। तो यहाँ पर जो एंजाइम लगता है वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। अब मेरे को एक हेलिकल अलग मिल गया, और जिसमें मान लीजिए ये ए है, ये टी है और ये जी है। इससे इसके पास जो इंफॉर्मेशन है, इसके पास जो प्रिंट है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंट आ जाएगा आरएनए के ऊपर। इससे मुझे क्या बनाना है, इससे मुझे बनाना है आरएनए, क्योंकि आरएनए ही कोशिका से या केंद्रक से बाहर निकल सकता है। अब समझिए, न्यूक्लियोलस के अंदर डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, क्रोमेटिन और आरएनए प्रेजेंट है, और आरएनए ही इस न्यूक्लियोलस से बाहर निकलेगा और जो भी मटेरियल चाहिए बाहर से उसको अंदर लेकर आएगा, डीएनए बाहर नहीं जाएगा। तो डीएनए के पास जो इंफॉर्मेशन है वो किस पर पहुंचनी चाहिए, आरएनए पर। तो डीएनए से आरएनए बनने को ही क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। जो सूचना यहाँ पर है वही सूचना किस पर आनी चाहिए, आरएनए पर। तो उसके लिए मुझे डीएनए को कट कर लिया मैंने, मुझे डीएनए का सिंगल हेलिकल मिल गया, सिंगल हेलिकल, ठीक है। तो जब आरएनए बनेगा तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या रहेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर यू रहेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू, क्योंकि वैसे ए किसके साथ जुड़ता है, टी के साथ जुड़ता है, ठीक। और यहाँ पर टी की जगह क्या रहने वाला है, टी हटा दीजिए यहाँ से, यहाँ पर मान लीजिए ये है सी, तो यहाँ रहेगा जी और यहाँ रहेगा अगेन सी। ए का कॉम्प्लीमेंट्री थायमीन होता है, लेकिन आरएनए के अंदर यूरेसिल मिलेगा। साइटोसिन का कॉम्प्लीमेंट्री ग्वेनिन है और ग्वेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री ये है। तो जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास कोड के रूप में थी डीएनए पर, उसी के कॉम्प्लीमेंट्री कोड आ गए हैं आरएनए के ऊपर, और ये आरएनए मैसेज लेकर जाएगा उन मशीन के पास जो प्रोटीन का निर्माण करती हैं। हमारे शरीर में जितने भी गुण हैं, बालों का रंग, आँख का रंग, लंबाई, हमारी स्किन का रंग, आँख का कलर, ये सब प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन से डिसाइड होते हैं। चलिए, तो ये जो आरएनए है वो ये बेसिकली 3 प्रकार का है। एक है मैसेंजर आरएनए, एक है ट्रांसफर आरएनए, और एक है राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। अब समझिए, यहाँ पर डीएनए का अमाउंट रेप्लिकेट हो गया, डुप्लीकेट हो गया। उसके बाद डीएनए के पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो किसके पास चली गई, एमआरएनए के पास। तो ये जो प्रोसेस हुई है डीएनए के सिंगल हेलिकल से आरएनए का बनना, इसको कौन कंट्रोल करता है, इसको कंट्रोल करता है आरएनए, कंट्रोल करता है आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन बोलते हैं। अब आरएनए 3 प्रकार का है, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। यहाँ से मैसेंजर आरएनए पहुँच गया, देखिए हम लोग जानते हैं कि केंद्रक से ही जुड़ा हुआ रहता है यहाँ पर राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगे रहते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो राइबोसोम है उसको बोलते हैं ATS। जो बड़ी यूनिट है वो 60 और जो छोटी यूनिट है वो 40। इस तरह से हमने यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पढ़ा है। तो ये जो राइबोसोम है इसके पास मैसेंजर आरएनए पहुंच गया। मैसेंजर आरएनए के पास क्या है, वो सूचना है कि भाई तुमको इस प्रकार की प्रोटीन बनानी है, और प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए, अमीनो एसिड। तो उन्हीं अमीनो एसिड को लाने का काम
ये राइबोसोमल आरएनए को वो अमीनो एसिड चाहिए, तो उन अमीनो एसिड को लाने का काम कौन करेगा? ट्रांसफर आरएनए। और इस राइबोसोम को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? राइबोसोमल आरएनए, जिसको आरआरएनए बोलते हैं। तो डीएनए की हेल्प के लिए होता है आरएनए। आरएनए के 3 प्रकार, मैसेंजर आरएनए जो यहाँ से यहाँ तक सूचना लेके गया, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, अब यहाँ पर अमीनो एसिड सीक्वेंस में जुड़ते जाएंगे और प्रोटीन बन जाएगी, इसीलिए राइबोसोम को क्या कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री। ये हम लोग कोशिका वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। चलिए, तो देखिए ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है। अब यहाँ से जो प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, मतलब जो सूचना अभी कोड के रूप में थी, उस सूचना को ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड्स लेकर आ रहा है और प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। इसको बोलेंगे अनुवाद, अनुवाद। तो देखिए ये जो प्रोसेस है पूरी, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और डीएनए रेप्लिकेशन, इसको मिलाकर बोलते हैं, तीनों प्रोसेस को मिला के बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। इसको मिलाकर बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। के डोग्मा हिंदी में बोलते हैं मूल सिद्धांत, मूल सिद्धांत। तो देखिए हमारी केंद्रक के पास न्यूक्लियोलस, डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के पास सूचना किसके फॉर्म में? कोड के फॉर्म में। और यही कोड वाली सूचना को फिर डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से टीआरएनए, टीआरएनए से आरआरएनए, प्रोटीन का निर्माण, कुल तीनों प्रक्रियाओं को मिलाकर बोलते हैं मूल सिद्धांत, जिसको सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन मतलब जो जीन है उसको एक्सप्रेस करना। समझिए, हम लोग जान चुके हैं कि डीएनए कंप्रेस होकर बनाता है क्रोमोसोम्स, डीएनए कंप्रेस होकर क्रोमोसोम्स बनाते हैं, और क्रोमोसोम्स के कुछ पार्ट्स में होती हैं सूचनाएं। ये मान लीजिए कोई गुण है यहाँ पर, और उस गुण, ये किसी गुण को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे मान लीजिए। तो क्रोमोसोम किससे मिलकर बना है? डीएनए, और डीएनए में क्या है? नाइट्रोजिनस बेस। तो यहाँ पर क्या आएगा? नाइट्रोजिनस बेस का सीक्वेंस, नाइट्रोजिनस बेस सीक्वेंस, और उसमें हम लोग लेते हैं ट्रिपलेट कोड, ट्रिपलेट कोड, और इसी को बोल देते हैं जीन। इसी को क्या बोलते हैं? जीन। ठीक है, अब देखिए एक साइंटिस्ट आए बीडल, और उनका एक फ्रेंड था टॉटम, बीडल और टॉटम। इन वैज्ञानिकों ने यह बताया कि मानव के अंदर हर गुण को दिखाने के लिए एक जीन होती है। हमारी स्किन का कलर क्या होगा? इसकी एक जीन है। और जीन अपने काम को कैसे करती है? जीन एक एंजाइम बनाएगी, और उस एंजाइम से हमारे शरीर के अंदर वही संरचना बनेगी जो उस जीन के पास इंफॉर्मेशन है। तो इसका मतलब हमारे शरीर में जितने भी गुण हैं, कुल कितने भी गुण हैं, उन सबको एक्सप्रेस करने के लिए क्या होती है? एक जीन, एक जीन एक गुण। तो बीडल एंड टॉटम ने क्या बताया? वन जीन, एक जीन एक गुण। ये पूछा गया क्वेश्चन है प्रीलिम्स में, एक जीन एक गुण किसने दिया? बीडल एंड टॉटम ने। और इसके लिए इनको क्या मिल गया? इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिल गया। अब ऐसे समझिए, जो वंशानुगत, जो हेरिडिटरी डिजीज होती है, जैसे किसी व्यक्ति में किसी पर्टिकुलर बीमारी पाई जा रही है, जैसे एक बीमारी होती है कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता, जो कलर में डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाता व्यक्ति, तो उसके शरीर में जो एंजाइम हमारी आंखों के अंदर कोन सेल को बनाता है, कोन सेल, आंखों के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं, रोड सेल और कोन सेल। तो कोन सेल के निर्माण वाला जो एंजाइम है वो कब बनेगा? जब उसकी जीन हमारे शरीर में होगी। और वो जीन कहाँ से आएगी? हमारे माता पिता से। अगर उन्हीं के पास ये जीन नहीं है तो वो जीन हम में नहीं आएगी और हमारे अंदर उस एंजाइम का निर्माण नहीं होगा। तो ये जो जेनेटिक डिजीज होती हैं वो इस तरह से एंजाइम के द्वारा कंट्रोल होती हैं। तो बीडल एंड टोटम ने ये बताया कि भाई हमारे शरीर में जितने भी गुण हैं, हर गुण के लिए एक जीन बनाई गई है। मान लीजिए कोई जीन हमारे शरीर में नहीं है
तो फिर वो संरचना हमारे शरीर में नहीं बनेगी। चलिए, ये था जीन एक्सप्रेशन। अब एक पॉइंट समझ जाए हम लोग कि जो नाइट्रोजीनस बेस हैं उनको 3 का ही कोड क्यों बनाया गया। हमारे पास कुल नाइट्रोजीनस बेस की संख्या है 4, ए, जी, सी और टी, ठीक है। और अमीनो एसिड है हमारे पास 20। तो अगर मैं डबल कोड लेता, मान लीजिए ए जी सी जी इस तरह से लेता, तो 4 × 4 16 बन रहे थे। और अगर मैं टोटल 3 का कोड ले लूँ तो मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी है ऐसे कोड बनने की, 64। तो 64 कोड है और 20 अमीनो एसिड हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक कोड से, ऐसे समझ लीजिए कि अमीनो एसिड 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स हैं, तो कुछ कोड तो यहाँ पर नॉनसेंस होंगे जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई सूचना नहीं मिल रही होगी, और कुछ ऐसे होंगे जो एक से अधिक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। मान लीजिए जैसे ये AUG है, ये मिथियोनिन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। UUU फिनाइल एलेनाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे ही हो सकता है कुछ और सीक्वेंस हो जो एक से अधिक प्रकार के अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहे हों। चलिए, ये यहीं पर छोड़ते हैं हम लोग। अब एक फिनोमेना आती है बड़ी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, बहुत छोटे उसमें बताऊंगा आपको। देखिए, रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है पुनर्योगज। अभी समझ लेते हैं हम लोग DNA तकनीक होता क्या है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है, और वो डायबिटीज़ क्यों है, क्योंकि उसके शरीर में इंसुलिन का निर्माण नहीं हो रहा है, और इंसुलिन का निर्माण करने वाली जो जीन है वो उसमें नहीं है, या मान लीजिए जो कोशिकाएं हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, जो कोशिकाएं इंसुलिन बनाती हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, या जीन नहीं है उसके पास, ऐसे मानिए। तो उस व्यक्ति में इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ाना है या उस व्यक्ति को इंसुलिन का इंजेक्शन देना है। तो साइंटिस्ट ने एक नई टेक्निक निकाली है, वो क्या है कि माइस को, चूहे को लिया है उन्होंने, और चूहे के अंदर जो इंसुलिन निर्माण करने वाली जो जीन है, जीन की बात कर रहा हूँ मैं, जीन क्या है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पर एक DNA नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस, वो जीन है। उस चूहे में से उस जीन को निकाला गया है। चूहे में से मान लीजिए ये चूहा है और इसमें इंसुलिन का निर्माण करने वाली, इंसुलिन जो DNA का पोर्शन है, मान लीजिए इतना पोर्शन हमारे काम का है, तो इतने पोर्स को निकाल लिया गया, किसकी हेल्प से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से। और हम लोग लेते हैं बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के अंदर कैसा DNA पाया जाता है, सर्कुलर DNA पाया जाता है, जिसको प्लाज्मिड कहते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया हम लोग जानते हैं, ये बाइनरी फिजन करते हैं, अपने क्लोन्स बनाते हैं, बहुत जल्दी रेप्लिकेट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस प्लाज्मिड को एक स्पेसिफिक पॉइंट से काट देंगे। अब काटने के बाद ये प्लाज्मिड जब कट गया यहाँ से इस तरह से, तो ये वाला पोर्शन अभी इसका, इस वाले पोर्शन को यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो अब प्लाज्मिड है वो रिकॉम्बिनेंट है, आधा पोर्शन तो अपना है और आधा पोर्शन दूसरी जीन का है जो इंसुलिन बनाती है। और जब ये बैक्टीरिया रेप्लिकेट होगा तो कई सारी उस जीन की कॉपी हमको मिल जाएंगी, और उस जीन की कॉपी से हम लोग जीन का फॉर्मेशन, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेंगे, और वहाँ से इंसुलिन को उस आदमी में इंजेक्ट कर देंगे। तो दिस इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। क्या करते हैं, दोबारा समझिए। चूहे में से, चूहे के पास वो जीन होगी, उस जीन को कट कर लिया, किसकी हेल्प से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से, ठीक है। और इस प्लाज्मिड में उसको चिपका दिया, किसकी हेल्प से, DNA लाइगेज एक एंजाइम है उसकी हेल्प से। और फिर इस बैक्टीरिया को रेप्लिकेट होने के लिए छोड़ दिया। तो यही इस जीन की बहुत सारी कॉपी हो जाएंगी, या उस इंसुलिन को ह्यूमन के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये है DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। तो ये मैंने आप लोगों को बहुत ही सुपरफिशियल तरीके से ये वाला चैप्टर डिस्कस किया है। हम लोग इस चैप्टर में जो नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा, चैप्टर 12, उसमें हम लोग देखेंगे कि मानव में आनुवांशिकता कैसे डिसाइड होती है, हम लोग फीमेल चाइल्ड मेल चाइल्ड को कैसे डिसाइड करते हैं, या और भी ऐसी बीमारियां हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं, दैट वी विल डिस्कस। और आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।